दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। कोरोना के दौर में राजनीति का चेहरा मोहरा सब बदल गया है। किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने, पार्टियों ने वर्चुअल रैली करके, वर्चुअल जनसभा करके एक अलग तरह की राजनीति का रंग दिया है। हमारे साथ आज इस मौके पर मौजूद हैं, हमारे साथ वार्ता करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आईटी सेल के क्षेत्रीय संयोजक हर्ष चतुर्वेदी जी। हम उनसे बात करते हैं किस तरीके से कोरोना काल ने बदल दिया है राजनीति का चेहरा मोहरा। हर्ष जी ने 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव भी देखे हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव। उनके नेतृत्व में आईटी सेल ने बेहतर काम किया है और अब किस तरीके से बदला है हम जानना चाहेंगे। बात करते हैं हर्ष जी से। आपका पॉलिटिकल चौपाल में स्वागत है। हम जानना चाहते हैं कि जो आईटी सेल है भारतीय जनता पार्टी का, वो कब गठित हुआ और आप आईटी सेल में कब से काम कर रहे हैं? विनोद जी, आईटी सेल की जो संरचना हुई भाजपा में, पहले ये सिर्फ राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर हुआ है और वो समय था 2011-12 के समय में इसकी एक जो नींव रखी गई पार्टी इस विभाग की। आईटी सेल हुआ करता था पहले और अब वो विभाग का रूप ले चुकी है। तो उस समय पहले राष्ट्रीय स्तर पर और सिर्फ प्रदेश स्तर पर ही टीमें रहती हैं, लेकिन बाद में इसका जब 2013 के चुनाव 2014 के चुनाव से पहले 2013 में इसका व्यापक रूप विस्तार किया गया इसका, और इसको ज़िले में, क्षेत्र में, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो हमारे 6 क्षेत्र हैं, तो 6 क्षेत्रों की अलग अलग एक टीम बनाई गई पूरी। जिले स्तर पर टीमें बनाई गई। हमारे जो उस समय पे जो हमारे संगठनात्मक ज़िले थे वो 92 ज़िले थे, उन पूरे 92 ज़िलों में टीम बनी। आज की डेट में हमारे 98 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में संगठन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की। तो पूरे 98 के 98 ज़िलों में टीमें बनी हुई हैं और उसी का और आगे व्यापक विस्तार हुआ 2019 और 2017 के चुनाव के समय में। ये मंडल स्तर और बूथ स्तर तक पर भी इस टीम का गठन किया गया। तो आज की समय अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में हमारे आईटी विभाग में लगभग बूथ स्तर पे भी हमारे कार्यकर्ता आईटी विभाग के सक्रिय हैं और मंडल स्तर पे हमारी टीमों का गठन हो चुका है। विधानसभा और मंडल स्तर पर भी हमारी टीमें अभी कार्यरत हैं। तो ये जो संगठन की स्ट्रक्चर है उसमें विस्तार से थोड़ा बताइए कि बूथ हर ज़िले में एक महानगर है और ज़िला है और लेके क्षेत्र हैं, तो कुल कितनी टीम काम करती है एक उसमें ज़िले में? जी मैम, जैसे मैं अगर पश्चिम क्षेत्र की बात करूँ आपसे, जी, तो पश्चिम क्षेत्र में हमारे प्रशासनिक तौर पे 14 ज़िले हैं, आप भी समझते हैं जी, और संगठनात्मक तौर पे हमारे 19 ज़िले भारतीय जनता पार्टी के संगठन की दृष्टि से। जैसे महानगर और ज़िला मिला के मेरठ महानगर और मेरठ ज़िला है, गौतम बुद्ध नगर और नोएडा महानगर है। तो इस प्रकार से हमारे 19 संगठनात्मक ज़िले हैं और 330 मंडल हमारे जो बटे हुए हैं आपस में। हर ज़िले में कुछ कुछ मंडल हैं। जैसे नोएडा महानगर की अगर मैं बात करूँ तो 8 मंडल नोएडा महानगर में है। तो उस प्रकार से पश्चिम उत्तर प्रदेश में 330 मंडल हैं और लगभग 28,000 के करीब हमारे बूथ हैं। जो आईटी विभाग की टीम की जो संरचना करी गई थी 2017 के चुनाव के समय में, वो हमने मंडल स्तर तक की टीम की संरचना करी है और अब हमारे मंडल भी बढ़ गए हैं। उस समय हमारे 270 मंडल, 272 मंडल होते थे हमारे, और आज के समय हमारे 330 मंडल हैं जब हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। हमने विधानसभा के चुनाव के समय में इसका बहुत विस्तार बड़े से किया था, बड़े स्तर पर किया था, क्योंकि हर विधानसभा में हमें एक टेक्नोलॉजी और एक कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया की एक स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए थी, जिसके अंतर्गत हमने, और उसका एक दूसरा उद्देश्य हमारा ये भी था कि हम उस टीम के जरिए नए लोगों को कैसे अपनी पार्टी के साथ जोड़ सकते, नए युवा लोगों को, नए यूथ को, नए स्टूडेंट्स को, नए जो गृहिणियाँ हैं उनको हम किस तरह से अपने साथ में जोड़ सकें। जो लोग, हाँ, सोशल मीडिया पे मोदी जी के समर्थक हैं, सोशल मीडिया पे योगी जी के समर्थक हैं, लेकिन वो शायद फिजिकल समय नहीं दे पाते हैं उस हिसाब से। तो हमारे मन में ये विचार आया, संगठन का ये विचार आया कि संगठन क्यों ना ऐसे लोगों को भी अपने वॉलंटियरिंग एक्टिविटी में या अपने संगठन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करे, अपनी विचारधारा का विस्तार कर सके। अभी हमारे मंडल की जो टीम होती है, जैसे मैंने आपको बताया ज़िले की टीम होती है, ज़िले की हमारी टीम में लगभग 11 सदस्य होते हैं हमारे ज़िले की टीम पे। ज़िले के अंतर्गत
कुछ विधानसभाएं आती हैं, जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ तो गाज़ियाबाद जो महानगर है, गाज़ियाबाद महानगर के अंतर्गत 3 विधानसभाएं आती हैं। हमारे गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत 2 विधानसभाएं आती हैं। नोएडा महानगर में 1 ही विधानसभा आती है। तो हमने जिले की टीम के साथ साथ महानगर या विधानसभा महानगर की टीम के साथ साथ जिले और महानगर के अलावा विधानसभाओं स्तर पर भी हमने टीम का गठन किया, जिसमें संयोजक होता है विधानसभा का, उसमें सह संयोजक होते हैं। उसी प्रकार लोकसभा के भी हमने टीम गठित करी, क्योंकि 2019 का चुनाव लोकसभा का चुनाव था। तो लोकसभा के हमने संयोजक सह संयोजक बनाए और 5-5 सदस्यीय हमने टीम भी बनाई उसमें। तो कुल मिला के आप बात करें तो हमने विधानसभा स्तर पे, जिले स्तर पे 11 टीमें हमारी 11 सदस्यों की टीम बनी। विधानसभा स्तर पे भी हमारी लगभग 11 सदस्यों की टीम बनी। मंडल स्तर पे हमने 8-8 सदस्यों की टीम बनाई अपनी। इस प्रकार से हमने विस्तार किया। तो अगर पूरे पश्चिम क्षेत्र की हम बात करें जी, तो कुल कितने लोग इसमें आपके IT संयोजक में होंगे लगभग? जी, अगर मैं बात करूं बूथ स्तर तक के मैं कार्यकर्ताओं की बात करूं तो लगभग, जैसे मैंने आपको बताया, जो गठित बूथ हमारे आते हैं वो लगभग 28,000 के करीब गठित बूथ होते हैं हमारे। तो उन 28,000 बूथों में आप लगाइए कि हमने हर बूथ पे 5-5 स्मार्टफोन के कार्यकर्ताओं की एक संरचना रखी है कि 5-5 स्मार्टफोन धारक जो हमारी बूथ समिति होती है 21 सदस्य की, उस 21 सदस्यीय बूथ समिति में हमने 5-5 स्मार्टफोन धारक कार्यकर्ताओं को जोड़ा। और उनका जोड़ने का मुख्य उद्देश्य वही रहा कि वो सोशल मीडिया पे हमारे साथ में जुड़ेंगे। हमारी जो सूचनाओं का आदान प्रदान है हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का, वो उन तक सूचना का माध्यम बनेंगे। और जो हमारे सरकार द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्य हैं, जो हमारे पार्टी द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्य हैं, उन कार्यों को किस तरह से जनता तक पहुंचाएं, वो है। तो आप लगाइए 28,000 बूथ अगर हैं हमारे और 5-5 कार्यकर्ता बूथ स्तर पर ही हैं, तो उस हिसाब से हमारी संख्या लगभग आप लगाइए 14,000 के करीब की हमारे उस तरह के कार्यकर्ता हमारे जो बूथ स्तर पर सक्रिय हैं वो हो जाते हैं। और अगर मैं दायित्ववान कार्यकर्ताओं की बात करूँ तो संयोजक, जैसे मैंने आपको बताया 71 विधानसभाएं हैं, तो 71 संयोजक हैं हमारे। 71 विधानसभाओं की 8-8 सदस्यीय टीम है। 330 मंडल हैं, 330 मंडल की हमारी 8-8 सदस्यीय टीम है। 19 जिले हैं, 19 जिले की हमारी 11 सदस्यीय टीम है। क्षेत्र में हमारी 21 सदस्यीय टीम है। तो इस प्रकार से लगभग अगर मैं टोटल संख्या करूँ तो लगभग हमारे 22 से 25,000 के करीब कार्यकर्ता आपको IT विभाग के आपको सक्रिय दिखेंगे। अच्छा, कि ये ऐसा समय आया है जो शायद हमने से किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा अपने जीवन काल में, कि हमारा जो फिज़िकल इंटरेक्शन है, हम सबका फिज़िकल इंटरेक्शन बहुत कम हो जाएगा। लेकिन इस आपदा के समय पर भी जब लोग दूसरे से मिलना नहीं चाह रहे थे, अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मिलना चाह रहे थे, ऐसे समय पे भी भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना नारा रखा कि राष्ट्र सर्वोपरि और जनता सर्वोपरि, उस नारे के साथ में चलने के लिए हमने न सिर्फ सेवा कार्य किए, जो कि आपने देखे भी कि सेवा कार्य के लिए हमारे कार्यकर्ता सड़कों पे भी थे, जो क्या कहते हैं, भूखों को, असहायों को हमने भोजन भी दिया और श्रमिकों को हमने भोजन भी दिया, चरण पादुकाएँ भी दी, वो सारी चीज़ें करी। इन सभी चीज़ों के साथ साथ पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं में किस तरह से संवाद स्थापित रहे, पार्टी के अंदर के कार्यकर्ताओं के साथ में किस तरह से हम लोग अपनी चीज़ों को, संगठनात्मक चीज़ों को, और इस आपदा के समय में उनको ऐसा महसूस ना हो कि वो अकेले हैं, उनमें से भी कुछ ज़रूरतमंद हो सकते हैं, उनको ऐसा महसूस ना हो कि वो अकेले हैं या कोई संपर्क नहीं बन पा रहा है किसी उससे। तो ऐसे समय में पार्टी ने जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मूल धारा है, जिसके वो बहुत पुरजोर समर्थक हैं, डिजिटल इंडिया, जो डिजिटल इंडिया के अभियान को लेकर उन्होंने एक क्रांति, नोटबंदी के बाद में भी उन्होंने डिजिटल क्रांति की बात कही थी कि हाँ भाई हम डिजिटल चीज़ों पर बढ़ावा देंगे। तो उसका उपयोग हमारी पार्टी ने बहुत ही भरपूर किया है और बहुत ही सुदृढ़ तरीके से किया है, बहुत ही ऐसे तरीके से किया है जिससे कि हमने न सिर्फ संवाद स्थापित किया, बल्कि हमने लोगों तक भी, न सिर्फ कार्यकर्ताओं से ही संवाद स्थापित किया, हमने आम जनमानस के साथ, जैसा अगर मैं आपको बताऊं, इस कोरोना काल के अंतर्गत हमारे सभी 19 जिलों में विशाल जनसभाएं हुई, जिसमें वक्ता बहुत हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, या जो हमारे मंत्रीगण थे, जो हमारे प्रदेश या केंद्र
के हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं वो मुख्य वक्ता के तौर पे आए। जी जी। 19 हमने जिलों में जनसभाएं करी। तत्पश्चात हमने सभी मोर्चों के, हमारे जो 7 मोर्चे हमारे सक्रिय हैं, उन मोर्चों के हमने सम्मेलन किए। तो 7 सम्मेलन हर जिले में हुए। और उसके पश्चात हमने हमारे कार्यकर्ताओं के लिए हमने प्रशिक्षण वर्ग भी शुरू किया। हमारी जितनी भी आज की डेट में बैठकें होती हैं, चाहे वो जिला बैठक हो हमारी, चाहे वो मंडल स्तरीय बैठक हो हमारी, चाहे वो प्रदेश स्तरीय बैठक हो हमारी, वो हम सब डिजिटल माध्यम से स्थापित कर रहे हैं। और न सिर्फ कार्यकर्ताओं को, अपितु हमने ये जो संवाद किए, ये संवाद हमने जनता के साथ भी किए। हमने कुछ विशिष्ट लोगों की अलग अलग श्रेणियां बनाई, जिसके अंतर्गत हमने अलग अलग तरह के लोगों से संवाद स्थापित करने का प्रयास किया। चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र के लोग रहे हों, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के संदर्भ में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस कोरोना काल में पैकेज का अनाउंसमेंट किया, उसके संदर्भ में भी हमने लोगों से संवाद स्थापित किया। और डिजिटल माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने ये संवाद स्थापित किया। और समाज के अलग अलग तरह के लोगों से, चाहे वो उद्योगपति रहे हों, चाहे वो अध्यापक रहे हों, चाहे वो क्या कहते हैं प्रोफेशनल्स रहे हों, यंग प्रोफेशनल्स रहे हों, हर श्रेणी से हमने संवाद स्थापित करने का प्रयास किया, जिससे कि आज भारतीय जनता पार्टी को लेकर किसी भी समाज के किसी भी वर्ग में किसी भी प्रकार की वो नहीं, एक भावना नहीं आती है कि नहीं ये विपत्ति के समय तो ये दिखे नहीं, आपदा के समय ये लोग दिखे नहीं। हमारे कार्यकर्ता सड़क पे भी दिखे, हमारे कार्यकर्ता संवाद भी स्थापित करते रहे, हर जनता के साथ में भी संवाद स्थापित करते रहे, हम आपस में भी अपना संवाद स्थापित करते रहे। तो ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो डिजिटल इंडिया की एक उनकी जो सोच है डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की, उसको हमारी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने अच्छे से अपनाया और उसको बहुत ही अच्छे से निभाने का जो जिम्मेदारी मिली वो हमारे आईटी विभाग को मिली, और उसने आईटी विभाग ने बहुत अच्छे से उस जिम्मेदारी को निभाया। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जो 2022 का चुनाव आने वाला उत्तर प्रदेश में, और अब तक जो जनसंपर्क या रैलियाँ होती रही हैं, 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में कैसा होगा आपकी नज़र में? जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि इस कोरोना महामारी के कारण हम सबके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए और बहुत इस तरह के बदलाव आए हैं जो शायद हम जीवन में आगे भी उसका उपयोग भी समझेंगे। वो बदलाव कुछ हमारे हितकारी भी हैं, उनका हम लोग उपयोगिता भी समझेंगे, उनका महत्व भी समझेंगे। और उसी बदलाव का एक बहुत बड़ा जो रूप है वो राजनीतिक क्षेत्र में जरूर आएगा। हाँ जी। जैसा कि सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। कोरोना जो बीमारी है अभी भी आज की डेट में भी उसका कोई वैक्सीन या वो भी आने में समय लगेगा, कितना समय लगेगा, और वैक्सीन आ भी जाएगी उसके पश्चात में भी क्या जो संख्या पहले स्थापित होती थी, जो संख्या पहले रैलियों में आती थी, लाखों की संख्या आती थी, हज़ारों की संख्या आती थी, क्या उस तरह की संख्या अभी रैली में आएगी, नहीं आएगी? क्या ये सोशल डिस्टेंसिंग लोगों के जहन में घुस गया है और उसको वो फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे? और उसके अलावा भी क्या राजनीतिक पार्टियां भी उस चीज़ को बढ़ावा देंगी कि नहीं? जब ये डिजिटल रैली उत्तर प्रदेश की पहली डिजिटल रैली हुई थी, जिसमें 2 क्षेत्रों की रैली थी वो मिला के, पश्चिम क्षेत्र और ब्रज क्षेत्र, तो कुल मिला के हमारे लगभग अगर मैं बात करूँ तो 32 प्रशासनिक जिले, 30 प्रशासनिक जिले थे उसमें, और उन 30 प्रशासनिक जिलों की जो रैली हुई थी उसमें 35 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने उसको सुना। माननीय नड्डा जी की जो रैली हुई उसको लगभग 35 लाख से ज़्यादा लोगों ने सुना और देखा अपने घरों में। और आपको मैं फिर ये बताना चाहूँगा, ये वो जनता है जो शिक्षित भी है, जो टेक्नोलॉजी के प्रति जिसका रुचि भी है, जो सही मायने में चीज़ों को समझता है, सही मायने में चीज़ों को उसका आत्मसात करता है। जो चीज़ें बताई जा रही हैं रैली में, इतनी आपने खुद देखा होगा रैलियों का सीन, जब आप कभी देखते हैं तो इतनी भीड़ आपाधापी रहती है, ग्रुप है, कभी कहीं कुछ है, कभी कोई पहुंच नहीं पा रहे हैं, रैली स्थल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं लोग। तो उस तरह की सारी बाधाओं को तोड़ते हुए, उस तरह की सारी चीज़ों को समाप्त करते हुए, ये एक जहाँ तक अपना संदेश पहुँचाने वाली बात है, तो ये बहुत ही प्रभावी मीडियम साबित हुआ है। और मेरा मानना ये है कि 2022 के चुनाव या भविष्य के कोई भी चुनाव आएंगे, उसमें अगर पूर्णतः रैली या फिजिकल रैली रिप्लेस नहीं होगी तो कम से कम काफ़ी हद तक
ये डिजिटल रैलीज उन फिजिकल रैलीज को रिप्लेस जरूर करेंगे। अच्छा। डिजिटल रैली का उपयोग और महत्व काफ़ी बढ़ेगा और उसका न सिर्फ कारण रीच का है, न सिर्फ कारण पहुंच का है कि कितने लोगों तक वो पहुंच सकती है बात या संदेश, उसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है पैसे। हम जब किसी भी एक छोटी से छोटी रैली भी अगर हम करते हैं तो आप देखिए हजारों लाखों रुपए का खर्च होता है। जी जी जी। बहुत सारे लोग कार्यकर्ता जाते हैं अपना काम वगैरह छोड़ के, हाँ। बहुत सारी जनता अपना सारी चीज़ें छोड़ के जाती है, रास्ते में कहीं ट्रैफिक जाम लग रहा है, जी। कहीं इतना बड़ा आयोजन अगर हो रहा है तो टेंट का खर्चा, पानी का खर्चा, भोजन का खर्चा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें एक छोटी से छोटी रैली में भी लाखों रुपए का खर्च हो जाता था। तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आप बचत के दृष्टि से भी अगर आप देखें तो ये अपने आप में एक बड़ा प्रभावी माध्यम है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका प्रचलन अधिक से अधिक बढ़ेगा और आगे के भविष्य के जितने भी चुनाव हैं उनमें डिजिटल माध्यमों की, डिजिटल रैलियों की या डिजिटल संवाद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो ये थे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के IT सेल के बीजेपी के क्षेत्रीय संयोजक हर्ष चतुर्वेदी जी, जिन्होंने विस्तार से चर्चा की कि कैसे आने वाले दिनों में 2022 के चुनाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब में कैसे होंगे, इसके साथ साथ बिहार में चुनाव कैसे होंगे, पश्चिम बंगाल में कैसे होंगे और कैसे कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं की नज़दीकी इन वर्चुअल रैली से बढ़ रही है और किस तरीके से नज़ारा बदल रहा है। यही आज की खास बात है जो चुनावी परिदृश्य को बदलने के लिए है। देखते रहिए हमारे साथ पॉलिटिकल चौपाल। धन्यवाद।